नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में एक बार फिर से चुनौतियों का दौर शुरू हो गया है। एक बार फिर से हिसाब लेने और हिसाब देने का दौर शुरू हो गया है। हिसाब मांगा जा रहा है और चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष एक दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी भी विपक्ष से हिसाब मांग रही है उन पिछले 10 सालों का। जब वो सत्ता में थे, राज किया, तो उनसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या कर दिया जो बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल से हिसाब मांगा जा रहा है। पहले विपक्ष में बैठे हुए लोग अपने कार्यकाल का हिसाब दें, उन्होंने क्या बेकायदगियां की है वो गिनवाई जा रही है और साथ में अपने कामों का हिसाब दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आज बीजेपी आला कमान के शीर्ष नेताओं में से एक, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में थे। उन्होंने कहा कि वो पाई पाई का हिसाब देने आए हैं और पाई पाई का हिसाब लेने आए हैं। यह हिसाब किताब की बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि विपक्ष यानी कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस समय एक अभियान चलाए हुए है। इस अभियान का नाम है जनता मांगे हिसाब। और अमित शाह कहते हैं कि वो बनिया के बेटे हैं, एक एक पाई का हिसाब लेके आए हैं, लेकिन पहले कांग्रेस उन 10 सालों का हिसाब दे जिसमें उन्होंने राज किया था। मतलब 2005 से लेके 2014 तक का हिसाब कांग्रेस को देना ही होगा। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी को पीछे रखना चाहती है। वो पिछड़ा वर्ग का कोई हित नहीं देखती, उसको केवल सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पिछड़े वर्ग से एक प्रधानमंत्री दिया। ये पाई पाई का हिसाब, ये चुनौतियों का दौर, ये सब कुछ अभी आने वाले वक्त में और दिखाई देगा। चुनौतियां और रखी जाएंगी, हिसाब किताब और मांगा जाएगा और इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर होने जा रहा है, दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइएगा। हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हम सबके प्रिय नवीन धमीजा जी मौजूद हैं। हरियाणा की राजनीति पे चर्चा के लिए इनसे बेहतर शख्स और कौन हो सकता है। और जब इस तरह की चीजें आती हैं तो चर्चा और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये सीधे तौर पे आपके सरोकारों के साथ जुड़ी होती है, आपके हितों के साथ जुड़ी होती है। क्योंकि जब सत्ता पक्ष या विपक्ष हिसाब मांगता है तो वो एक दूसरे से हिसाब नहीं मांगता, वो आपके लिए किए गए कामों का हिसाब मांगता है। तो हिसाब आप भी मांगिए, जवाब आपको भी मांगना चाहिए और समीक्षा, विश्लेषण, विवेचना हम करेंगे कि यह हिसाब किताब कितना कामयाब होता है, कब तक लिया जाएगा और इस हिसाब किताब में कौन पास कौन फेल होने जा रहा है। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद डबास जी। हिसाब किताब मांगने का दौर शुरू हो गया है। हिसाब दिया भी जा रहा है और लिया भी जा रहा है, मांगा भी जा रहा है। देखिए डबास जी, हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं जी। विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने जी। जैसे जैसे समय पास आ रहा है सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो रहे हैं जी। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां तक बात है हिसाब किताब की, देखिए हिसाब तो जनता मांगेगी इन पार्टियों से जी। चाहे वो सत्ता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो। इसीलिए मैंने कहा जनता कि मांगेगी, आप भी मांगिए हिसाब। हिसाब जनता मांगती है जी। और जनता ही बताती है कि उस हिसाब के लिए उन्हें क्या परिणाम देने होंगे। जी। लोकसभा चुनावों के दौरान जनता ने 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को दी, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। जी।
उस वक्त कोई दल हिसाब नहीं मांग रहा था, लेकिन जनता हिसाब मांग रही थी और जनता ने उस हिसाब के हिसाब से वोट दिए। तो विधानसभा चुनावों में भी हिसाब किताब तो जनता करेगी। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। देखिए, टक्कर इतनी कड़ी है कि अमित शाह को खुद हुड्डा साहब का नाम लेने पड़ा। इसका मतलब सीधा सीधा ये मान के चला जा सकता है कि टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होने जा रही है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच और सीधी टक्कर होगी, सीधा मुकाबला होगा दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की कमान सीधे सीधे अमित शाह ने संभाल ली है। उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। वो कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने में किसी प्रकार की कोई चूक हो, कोई कमी रहे। वो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। किसी दूसरे दल की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। इसी प्रकार की वो नीति बना रहे हैं। इसी तरीके वो सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से लेके पार्टी नेताओं तक सबसे बैठकें चालू कर दी हैं। हर वर्ग को जोड़ने में लगे हैं। और जहाँ तक बात है कांग्रेस की, मुसीबतों का दौर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों के लिए है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस में जहाँ दूसरी मुसीबतें उनके लिए होंगी, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ईडी भी एक मुसीबत हो सकती है। ये बड़ी बात कही आपने। देखिए, उनके खिलाफ चल रही जांच, वो फाइल बंद कर दी गई थी, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान वो फाइल दोबारा खोल दी गई। ढींगरा आयोग की वो जांच जो दोबारा खोली गई, मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसका भी अब सामना करना पड़ेगा। अच्छा, दो संकेत आज अमित शाह के आने के बाद मिले। उन्होंने हम कहें कि सीधे तौर पे चुनाव प्रचार का अभियान जो है, चुनाव अभियान शुरू कर दिया है बीजेपी ने अमित शाह के दौरे के बाद। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ओबीसी पे फोकस किया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बनिया का बेटा हूँ, पाई पाई का हिसाब, तो निश्चित तौर पे इस बार जैसे हरियाणा में जाट गैर जाट पे चुनाव होते रहे, अब की बार ओबीसी और दूसरे वर्गों को, आपने वर्गों की बात की, अब की बार पूरी तरह फोकस बीजेपी ओबीसी पे करना चाहती है, पूरी तरह फोकस गैर जाट वोट पे करना चाहती है। वो पहले भी किया उन्होंने। हरियाणा में तो राजनीति, डबास जी, हरियाणा में हमेशा राजनीति जाट वर्सेस नॉन जाट की रही है। भाई आप देखिए, चाहे चौधरी देवीलाल रहे हों, ओम प्रकाश चौटाला रहे हों या चौधरी बंसीलाल रहे हों, उन सब ने हमेशा जाटों की राजनीति की। चौधरी भजनलाल ने गैर जाट की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट की राजनीति की। हरियाणा में हमेशा जाट वर्सेस नॉन जाट का अब चुनाव होता रहा है। अब ओबीसी SC ST ओबीसी का हरियाणा में बड़ा वोट बैंक है। 20% से ज्यादा वोट बैंक इनका है। अब देखिए, मुख्यमंत्री भी इसी वर्ग से उन्होंने बनाई। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से थे, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री हटाकर केंद्र में भेजा गया, वो मंत्री बनाया गया। उनकी जगह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो भी ओबीसी वर्ग से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को फोकस कर रही है, बड़ा वोट बैंक है वो। देखिए, वोट बैंक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने में लगी है। किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वर्ग नहीं छोड़ना चाहती जिसका उसे नुकसान हो। 22% जाट वोट है माने जा रहे हैं, और लगभग 21% वोट बैंक जी ओबीसी और SC ST का है। तो ये मान के चले कि हरियाणा में भी इस बार 80-20 चलेगा, जैसे हर बार चलता। वो कहा नहीं जाता, लेकिन 80-20 अपने आप हो जाता है बीजेपी को। आमतौर पर यही होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हम बात करें जाट की,
तो आप देखिए भिवानी से उन्होंने किरण चौधरी को शामिल करवाया है, जी। जहां भिवानी के जाट वर्ग में बंसीलाल परिवार अच्छा की नवीन बड़ी जी, पकड़ रही है। महत्वपूर्ण बात की आपने। भारतीय जनता पार्टी को जाट नेताओं से कभी कोई परेशानी परहेज नहीं रहा, कोई जी। उन्हें परेशानी नहीं हाँ, रही। लेकिन उनको जाट वोट की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं लगती। वो चाहते हैं कि जाट नेताओं को एक प्रतिनिधित्व एक सीमित दायरे में मिलता रहे, दिया जाता रहे, ताकि वो बताते रहे कि हम जाटों के साथ भी हैं। लेकिन जाट वोट अगर उन्हें ना भी मिले तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, देखिए है ना। उनको ये बात पता है, अगर वो नॉन जाट पर फोकस करेंगे तो नॉन जाट इकट्ठा होकर उनके साथ आएगा। अगर वो जाटों पे फोकस करते हैं तो नॉन जाट फिर कहीं और ऑप्शन ढूंढ सकता है। बीजेपी को ये पता है कि हर हल्के में थोड़े बहुत कुछ हजार, 8-9 हजार, 10 हजार हाँ, जाट वोट उनको मिलते रहे, वो उनको मिलते रहे जी, जिससे उनकी जीत निश्चित होती रहे, जिससे हाँ, उनका हाँ। फायदा होता रहे। आप ये देखिए हिसार से उन्होंने रंजीत चौटाला को लिया है जाटों में, जी। तो उन्होंने जाट वर्ग को भी जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने फेस किसी जाट को नहीं बनाया, क्योंकि चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा, कौन फेस होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई जाट फेस होता तो लोगों को नॉन जाट वर्ग दूसरी पार्टी में अच्छा, तलाश करने लगता कि कहां जाए। उन मुद्दों को छेड़ के गए अमित शाह। खिलाड़ियों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये फौज का मुद्दा, उन्होंने हर मुद्दे को छेड़ा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सबसे ज्यादा फौजी देने वाला प्रदेश है, हरियाणा अन्न उत्पादन में अग्रणीय प्रदेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि यहाँ के धाकड़ लड़के लड़कियां जो है वो ओलंपिक्स में और दूसरे खेलों में जो है मेडल की भरमार कर देते हैं। उन्होंने हर उस पहलू को छुआ जिसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है, चाहे वो बेरोजगार का मुद्दा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा है, और चाहे वो खिलाड़ियों का मुद्दा है। उन्होंने हर पहलू को छूने की कोशिश की। उन्होंने ये 3 बड़े पहलू उठाए आज, जी, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो फौजी का हो या खिलाड़ियों का। लेकिन ये तीनों ही मुद्दे आप देखिए, तीनों ही वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खफा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज हैं, और विपक्ष इन मुद्दों को भुना रहा है। किसानों की हम बात करें तो हरियाणा में उन्होंने कहा सबसे बड़ा अन्नदाता हरियाणा है। हरियाणा अन्नदाता है, हरियाणा में यानी किसान वर्ग सबसे ज्यादा है, बड़ा वर्ग है किसान वर्ग। लेकिन किसान आंदोलन सारे देश में कितने बड़े स्तर पर चला सारा देश जानता है, और किसान वर्ग उस आंदोलन के बाद से, चाहे वो हरियाणा का हो, पंजाब का हो या उत्तर प्रदेश का किसान रहा हो, उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। तो सिर्फ ये कह देना कि भी बड़ा वर्ग है किसान का, किसान को वो साधेंगे कैसे, मनाएंगे कैसे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज होगी, एक बड़ा मुद्दा है जिसे विपक्ष भुनाने में लगा है। लेकिन विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा अगर है। केंद्र का इतना बड़ा नेता किसी पार्टी का आके उस वर्ग को संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, फर्क तो पड़ता नहीं। देखिए संबोधित करने एक अलग बात है, वो बड़ा नेता उस वक्त भी सरकार में उतना ही बड़ा अहदा था उसके पास जब किसान देश में आंदोलन कर रहा था, लोग समझेंगे, जब किसान अपनी मांग उठा रहा था, लोग समझेंगे इस बात को। देखिए आज जनता हर चीज को समझती है, हर बात को समझती है। अगर लोग ना समझते तो लोकसभा चुनावों में यह परिणाम भारतीय जनता पार्टी के ना होते। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट दिया होता, खिलाफ वोट ना दिया होता। आप बात करें, उन्होंने कहा सारे देश में सबसे ज्यादा फौजी हरियाणा से जाते हैं। अगर फौजी हरियाणा से जाते हैं, आज उन्हें यह महसूस हो रहा है, तो अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, और हरियाणा का युवा वर्ग हर साल बड़ी संख्या में फौज में जाने की तैयारी करता है। लेकिन जब से अग्निवीर योजना आई है, वो बड़ा वर्ग भी इनसे नाराज है। नवीन जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस ने हिसाब मांगो जनता मांगे हिसाब जो है कार्यक्रम शुरू किया। जी। उसके बाद खुद अमित शाह, जिसको चाणक्य कहा जाता है बीजेपी की राजनीति का,
वो हिसाब किताब की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हिसाब हम मांगेंगे और कांग्रेस को हिसाब देना होगा। अब 10 साल सरकार में रहने के बाद जो 10 साल पहले की सरकार थी उससे हिसाब मांग रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी मान के चले कि कांग्रेस बीजेपी को हरियाणा में कम से कम अपनी पिच पे ले आई है ना। मुद्दा कांग्रेस ने उठाया हिसाब का, और हिसाब देने और हिसाब लेने की बात अब बीजेपी करने लगी है। तो मतलब इसका मतलब तो ये है कि जो है वो पिच जो कांग्रेस ने तैयार की, बीजेपी को अब उस पर आना पड़ रहा है। आप ये देखिए, अगर हम हिसाब की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने वो हिसाब 2014 के चुनाव में क्यों नहीं मांगा, 2019 के चुनाव में क्यों नहीं मांगा। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव भी हुए, विधानसभा चुनाव भी हुए जी। उस वक्त अकेले नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव में वोट मांगे गए, तब ये हिसाब क्यों नहीं मांगा कांग्रेस से। लेकिन अब तक तो ऐसा होता था कि बीजेपी पिच तैयार करती थी और विपक्ष उस पे आके जो है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव से ऐसे लगने लगा कि विपक्ष पिच पे कांग्रेस बीजेपी को लेके आ रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष को हम लेके वही कह रहे हैं कि हिसाब तो जनता मांगेगी जी, और जनता ने हिसाब मांग करके लोकसभा चुनावों में इसके परिणाम दिए। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को मालूम हो गया है कि जो ये हिसाब मांगो यात्रा है या जनता मांगे हिसाब यात्रा है, ये कहीं ना कहीं कारगर साबित तो ना हो जाए हरियाणा में। जिस तरीके से ये शुरू हुई, हालांकि कल से ही शुरू हुई है और आज जो है इस पे बयान देना पड़ रहा है। देखिए, हिसाब किताब के अलावा उन्होंने बात करी खिलाड़ियों की। जी, हमारी देश की युवा खिलाड़ियां दिल्ली में धरना देकर बैठी रही, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी केंद्र सरकार में। वो भी तो हरियाणा की खिलाड़ी थी। तो उन्होंने 3 मुद्दे आज उठाए हैं, तीनों मुद्दे विपक्ष के पास हैं। आज वो मुद्दे जनता के बीच हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो फौजियों का मुद्दा हो, चाहे वो खिलाड़ियों का मुद्दा हो। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हरियाणा में किसान वर्ग बड़े स्तर पे है। किसान हरियाणा से युवा वर्ग सबसे ज्यादा फौज में जाता है, सबसे ज्यादा मेडल खिलाड़ी लेकर के आते हैं। लेकिन इन 9.5 सालों में इस सरकार ने इन तीनों वर्गों के साथ क्या किया, ये सारा देश जानता है, जनता जानती है। और विपक्ष इन बात को मुद्दा बना रहा है, इन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच में जा रहा है विपक्ष। और अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि वो विपक्ष से जवाब मांगेगी, हिसाब मांगेगी। अच्छा, उन्होंने मुद्दों को तो देखिए, जिस तरह से कांग्रेस आला कमान ने अपनी प्रदेश इकाई को मुद्दे सुझाए थे कि वो अग्निवीर का मुद्दा उठाए, वो युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाए, वो किसानों का मुद्दा उठाए, एमएसपी का उठाए और सरकार की जितनी कमियां हैं उसको लोगों के सामने लेके जाए। इसका मतलब कांग्रेस आला कमान ने जिस तरह से मुद्दों को पहचाना, उसी तरीके से मुद्दों को बीजेपी आला कमान भी पहचान रही है। यही वजह है कि आज अमित शाह ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हरियाणा को पढ़ी लिखी पंचायतें देने वाली बीजेपी सरकार है और पंचायत कार्यकर्ताओं या सरपंचों को जो अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए वो पहले कभी नहीं मिले थे। इसका मतलब ये है कि वो ये भी जानते हैं कि हरियाणा में सरपंच अब तक नाराज चल रहे थे। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं जी। हरियाणा में 6220 पंचायतें हैं और पोर्टल सरकार आने के बाद उन्होंने कहा, ये योजना आने के उन्होंने ये आंकड़ा भी गिनवाया कि 6222 पंचायतों में एक एक कार्यकर्ता जाएगा और लोगों को बताएगा कि हरियाणा सरकार ने क्या काम किए हैं। देखिए, कार्यकर्ता तो तब जाएगा जब कार्यकर्ता की कहीं पूछ होगी जी। इन्होंने खुद अपनी समीक्षा बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को माना है, उन्होंने इस बात पे चिंता व्यक्त की है कि इनके जो पन्ना प्रमुख थे, इनका जो कार्यकर्ता रहा वो सिर्फ कागजों में रहा, रिकॉर्ड में रहा, उन्होंने चुनाव में काम नहीं किया जी। तो कौन सा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा? ये नेता किस किस के बीच में जाएंगे, किस किस को समझाएंगे? मुद्दे इतने सारे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। नायब सिंह सैनी हर वर्ग को साधने में लगा है। नायब सिंह सैनी ने ये कह दिया है कि उनके दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले हैं, कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं। तो जिक्र आज किया और बकायदा तारीफ की। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये एक बड़ा बदलाव नायब सिंह सैनी ने किया है। उसकी वजह से कम समय में नायब सिंह सैनी
पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक पंचायतों की बात है, उनकी समस्याओं की बात है, जब से पोर्टल लागू किए गए, ई टेंडरिंग का मुद्दा उठा, सारे सरपंच इस बात से नाराज रहे। उन्होंने खूब आंदोलन किया, शिकायतें उठाते रहे, लगातार सरकार के पास जाते रहे, मुख्यमंत्री के पास जाते रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप ये देखिए, इन तमाम योजनाओं को लागू करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इस कार्यक्रम से नदारद थे, आज वो कहीं नजर नहीं आए। इस बात की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में भी हो रही है, विपक्ष में भी हो रही है। हरियाणा में अब तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी बैठक नहीं होती थी जिसमें मनोहर लाल खट्टर नजर ना आए, उनके बिना कोई फैसला नहीं लिया जाता था। इसका मतलब जो है, चेहरा जो अमित शाह ने 29 जून को कहा कि चेहरा, इनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा नायब सिंह सैनी के, तो इसका मतलब फ्री हैंड देने की कोशिश नायब सिंह सैनी को लगातार जारी है और संगठन या आला कमान का हाथ जो है नायब सिंह सैनी पे। देखिए, नायब सिंह सैनी को फ्री हैंड तो दिया जा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और नायब सिंह सैनी रोजाना बड़े फैसले ले रहे हैं, बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज उस कार्यक्रम में, उस बैठक पे ना होना एक बड़ी बात है। इसका मतलब पार्टी इस बात को महसूस कर रही है कि लोग मनोहर लाल खट्टर से नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी है तो उनके नाम से है जी। आज इस बात की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में, आज कार्यक्रम खत्म होने के बाद कानाफूसी सब करते रहे। इस बात को लेके एक बड़ी चर्चा रही, एक बड़ा मुद्दा रहा पार्टी में, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा रही। वह हो सकता है बीजेपी कारण बताए कोई ना कोई कि भाई, देखिए, कारण कुछ भी रहा हो सकता है वो किसी जेन्युइन कारण से ना आ पाई हो, कोई बड़ा मुद्दा रहा हो, कोई बड़ा कारण, लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, राजनीतिक गलियारों में आज इस बात को लेके खासी चर्चा रही है। तो सवाल यही है कि क्या विपक्ष का ये जनता मांगे हिसाब कार्यक्रम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि बीजेपी आलाकमान को इस पे हमला करना पड़ रहा है और बीजेपी आलाकमान इसका इतना संज्ञान ले रहा है कि पूरे भाषण के दौरान पाई पाई के हिसाब की बात होती रही। देखिए, पाई पाई के हिसाब में उन्होंने कांग्रेस के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर के उन पर हमला किया है बकायदा। हाँ, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से इतना नहीं डर रही जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डर है जी। उन्हें ये लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं जी, वो पॉपुलर हो रहे हैं और जनता के बीच उनकी पकड़ है कहीं ना कहीं। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए, एक चेहरा बड़ा तो है, हालांकि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, उसके बावजूद जो बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा है, कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस से मुख्यमंत्री की दावेदार कुमारी शैलजा भी है, कांग्रेस से मुख्यमंत्री के दावेदार चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री के और दूसरे दावेदार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह अमित शाह ने आज उनका नाम लिया तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पॉपुलर नेता है कांग्रेस। तो इसका मतलब सवाल फिर से वही है कि जो है कांग्रेस बीजेपी को हरियाणा में कम से कम अपनी पिच पे ले आई है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कांग्रेस नहीं लेकर के आई, जनता ले आई। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने भी जनता के लिए विपक्ष का वो रोल अदा नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। और अगर बात करें हिसाब किताब की, तो जनता ये हिसाब मांगेगी कि महंगाई पहले कितनी थी, आज कितनी है जी। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब पहला चुनाव सत्ता में आने के पहले लड़ा था, तब ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई खत्म होगी। आप पेट्रोल और डीजल के रेट देखिए, आप रसोई गैस के रेट देखिए, आप आज दाल रोटी राशन हर चीज के आप रेट देखिए, तो वो हिसाब जनता मांगेगी कि आपने महंगाई की बात करी थी, आपने रोजगार की बात करी थी, आपने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करी थी। तो ये तमाम मुद्दे विपक्ष के पास हैं।
तो ये हिसाब किताब का सिलसिला आने वाले कुछ समय तक हरियाणा की राजनीति में छाया रहेगा। देखिए, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, जी राजनीति में छाया रहेगा। और कांग्रेस ने भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों पे आम जनता त्रस्त है, जी इसलिए इसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण एक बात जो है वो नवीन जी ने कही। नवीन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भले ही उतना ना डर रही हो या उतनी चुनौती ना मान रही हो जितनी चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मान रही है। ये बड़ा एक बयान हम कह सकते हैं, या बड़ा एक विश्लेषण नवीन जी की ओर से हम कह सकते हैं। और नवीन जी जब बोलते हैं तो निश्चित तौर पे वो आधार के तौर पे बोलते हैं, वो देखते हैं तभी बोलते हैं। और ये हिसाब किताब की राजनीति को लेके आप क्या कहना है, आपका क्या विचार है, कमेंट जरूर कीजिएगा। या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे हौसले बढ़ते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे चर्चा हमेशा निष्पक्ष होती है। हम किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं, हम किसी के विरोध में नहीं बोलते, केवल वो बोलते हैं जो हमें दिखाई देता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको इस तरह का विश्लेषण निश्चित तौर पे नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। चैनल 4 न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट में कंजूसी करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये निष्पक्ष वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। नवीन जी धन्यवाद। धन्यवाद डबास जी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।